नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। गुरुवार को पहाड़ी राज्य को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। आपको बता दें, ये दिल्ली की छठी और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन 4 घंटे 45 मिनट में 302 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन संचालित होगी और इस ट्रेन में 5 स्टॉप होंगे, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ भी शामिल है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी और हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप उत्तराखंड का विकास करना होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये सेमीफाइनल स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों में दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर दौड़कर एक उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आज देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और वहीं आपको बता दें, सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया और आपको बता दें, राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 29 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस वे का नियमित संचालन किया जाएगा और वही दिल्ली देहरादून के बीच संचालित होने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के में चेयर कार का किराया 900 रुपए और
एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया जो है 1695 रुपए होगा। और इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के देहरादून से दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक सौगात थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे 3 देशों के दौरे पर वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत लौटे हैं और उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि बदली गई। देखिए, जहां पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने अनेक अवसरों पर गहरी जो विश्वास व्यक्त किया है, गहरी जो है उनके साथ एक बाउंड देश की जनता ने जहां प्रदर्शित किया है, वहीं विदेश की धरती पर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ गिनी हो, फिजी हो, अनेकों राष्ट्रों में जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, भूतो न भविष्यति, कभी किसी प्रधानमंत्री का आजाद भारत के इतिहास में ऐसा स्वागत विदेश की धरती पर नहीं हुआ। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अनेक शब्दों का उच्चारण माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा में कर रहे हों, और पापुआ गिनी और ऐसे स्थानों पर जो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, और सर्वोच्च सम्मान जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, वह प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाई है, वैश्विक पहचान भारत की बढ़ी है। और इतना ही नहीं, ये पहचान जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ी है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, उसका महत्व लोगों को पूरी दुनिया को पता लग रहा है। वहीं आज हर भारतवासी अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है। ये केवल प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत के एक नागरिक का सम्मान प्रधानमंत्री जी के रूप में विदेश की धरती पर हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, हम सब लोगों के लिए मैं कहूं कि अभूतपूर्व है। और मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से कि उनके कारण से हर भारतवासी। कई राजनीतिक दलों की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल और देश की जनता पर अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया है, वे आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे देश की जनता कांग्रेस और उनके साथी दलों का बहिष्कार करेगी। आपको बता दें कि देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन नए संसद भवन को लेकर देश के सियासत जो है लगातार इसमें सियासी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, और वही विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर राष्ट्रपति के उद्घाटन करवाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार।
उत्तराखंड में G20 की बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है और इसी कड़ी में G20 देशों का 62 सदस्यीय डेलीगेशन देहरादून पहुंच चुका है। उधर विदेशी मेहमानों के देहरादून पहुंचने पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तिलक, पुष्प वर्षा कर और तुलसी की माला पहनाकर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। गुरुवार को नरेंद्र नगर में G20 की दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का शुभारंभ किया गया। G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान आपको बता दें कि 20 सदस्यीय देशों और 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 90 से अधिक प्रतिनिधि ACWG की पहली बैठक में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन होना सौभाग्य का विषय है। मित्रों, आज यहाँ पर जो G20 के अंतर्गत एंटी करप्शन पर यहाँ जो मीटिंग चल रही है, ये सेकंड वर्किंग ग्रुप है आज जो हो रहा है। और भी इसमें ग्रुप्स होंगे, आगे और भी होगा, एक के बाद एक चलेंगे। मेरी आवाज़ आ रही क्या? ठीक। ये हमारा सौभाग्य है कि जो सेकंड ग्रुप की बैठक यहाँ हो रही है वो उत्तराखंड की पवित्र धरती पर हो रही है। ये देवताओं की भूमि है और यहाँ से कई मैसेजेस बाहर को गए हैं। और आज जो हमने यहाँ पर ये मीटिंग की है, अभी 2 दिन तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उसके बाद मंथन के बाद जो क्रीम निकलेगी वो विश्व को एक मार्गदर्शन देगी और हमारे G20 के मेंबर्स जितने हैं, मेंबर्स देश, उनको हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमागहमी तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों ही नेता हरिद्वार सीट से अपने दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव के लिए सभी नेता अपने अपने स्तर पर तैयारी करते हैं, लेकिन उनका टिकट केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान और आलाकमान फाइनल करता है। ऐसे में जिस किसी के पास भी नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और चुनाव वो लड़ने वाले लोग, स्वाभाविक बात है, अपनी दावेदारी करते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे हरिद्वार में टिकट देना है। जिसे टिकट मिलेगा, कांग्रेस के तमाम साथी उनको जिताने में अपना। उत्तराखंड वन विभाग की ओर से वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को वन मंत्री ने लगातार जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसको लेकर लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। जहां पर भी वन भूमि है वहां पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट पर है और इसी वजह से उन तमाम धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है जो वन भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार हटाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो किसी लोगों का पर्सनल कब्जा हो, तो बहुत सख्ती से पूरे विभाग को कहा निर्देश दिए गए कि शक्ति के साथ इससे कब्जों को हटाया जाए। देखिए, चिन्हीकरण तो लगातार, ये तो कंटिन्यू प्रोसीजर, लगातार चिन्हीकरण हो रहा है, लेकिन 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को अभी तक हटा दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम मोर्चों और संगठन बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हरियाणा प्रभारी नंदा अल्मोड़ा पहुंची और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई। वे पहाड़ी क्षेत्रों में समस्याओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगी और उन्होंने पहाड़ी की महिलाओं की समस्याओं से अवगत उनके द्वारा करवाई।
मोर्चा राज्य कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा की प्रभारी आपके बीच में यहाँ पर माता बहनों से मिलने आई हूँ, बेटियों से मिलने आई हूँ, जो हमारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने आई हूँ। और जो समस्याएं यहाँ पे लोकल है, महिलाओं की भी है, यहाँ के निवासियों की भी है, उनको लेकर मैं अपने दिल्ली जाऊँगी और वहाँ पर प्रयास हम ये करेंगे कि आने वाली सरकार जो दिल्ली की रहेगी 2024। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के नियुक्त किए गए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल का आज काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दावा पेश किया कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी पार्टी प्रदेश में काबिज नहीं हो सकेगी। 24 का चुनाव है लोकसभा, उसमें हम अच्छी तैयारी के साथ पहाड़ पर हाथी दिखना चाहिए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उस पर चर्चा करें। आपने इसको किस तरीके से दोबारा खड़ा करें? मैं इस तरीके से इसको देखता हूं, बहुजन समाज पार्टी के कुछ साथी, जो जिम्मेदार साथी माननीय बहन जी जिनको लगाती हैं, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं कि वो थोड़ा पूर्ण रूप से सक्रिय होकर के काम ना करें, परंतु बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बराबर रहता है, वो कोई खिसकता नहीं है। मैं मान सकता हूं कि उत्तराखंड में हमारे 6 विधायक रहे, 8 विधायक रहे, 4 विधायक रहे, ये तो राजनीति का एक परिदृश्य है, ये चलता रहता है। और मुझे जिम्मेदारी मिली है तीसरी बार, पहले कम समय जिम्मेदारी मिली थी। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा बूथ पे काम करने का, सेक्टर पे काम करने का, विधानसभा में काम करने का, जिलों में काम करने का, लोकसभा में काम करने का, पूरा अपने साथियों को भी और जितने जिम्मेदार साथी हैं उनको भी लगा करके संगठन में काम करूंगा, मजबूती मिलेगी। इतना ताकतवर है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के संगठन पे कि जो हम चाहे तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उत्तराखंड हमारे 4 विधायक थे, 6 सुरेंद्र राकेश जी कैबिनेट मंत्री थे, हमारे बगैर सरकार नहीं बनी, आपको पता है, हिला दिया था। पर हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके दम पर मैं गारंटी से कहता हूं, बहन जी ने मुझे 1 साल पहले का समय दिया, अब तो काफी चुनाव है, परंतु तैयारी। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के 3 प्रमुख नेताओं की सियासी दौरे इन दिनों चल रहे हैं और चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। हरिद्वार में एक तरफ मदन कौशिक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रमेश पोखरियाल निशंक भी इसमें शामिल है और इसके अलावा तीसरा नंबर लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे नरेश बंसल भी इसमें शामिल है। उधर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इसका इंतजार करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से इसका नाम फाइनल होगा और वही हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, स्वाभाविक से सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको पूरी तरीके से जो है केंद्रीय संगठन का हमारा बोर्ड तय करता है और मुझे लगता है कि हमको उसका वेट करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जिसका होगा वही। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक विकासखंड कलजीखाल संभागागार में हुई और वही बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के पूरे होने के अवसर पर विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा और इस मौके पर जिला कार्यकारिणी के सभी मंडल अध्यक्ष और महासंपर्क अभियान की कमेटी के संयोजक और सदस्य भी मौजूद रहे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है
और 10वें वर्ष में सरकार चल रही है। वैसे तो मोदी जी ने हर वर्ष के कार्यकाल के सारे विषय किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। अभी क्योंकि 9वां वर्ष के बाद हमने तय किया कि पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान हम लोग चलाएंगे। उसी के तहत आज ये जिले की कार्य समिति की बैठक है, इसके बाद हम लोग मंडलों की बैठक करेंगे और प्रत्येक लोकसभा के अंदर बड़ी जनसभा होगी जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आगमन होगा, मीडिया से जुड़े लोगों से हमारा संपर्क होगा। प्रत्येक दरवाजे तक ही नहीं, घर के अंदर तक जाकर मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेने का हम लोग काम करेंगे और 20 से 30 जून तक हमारा ये कार्यक्रम हर घर कमल इस अभियान को लेकर केंद्र सरकार उपलब्धियों को लेकर, राज्य सरकार उपलब्धियों को लेकर हम लोग जनता के पास तक जाएंगे। उसकी आज प्रारंभिक बैठक है और उत्तराखंड के पौड़ी जिले के विकासखंड कलजीखाल में जनता को लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले राजकीय महाविद्यालय भवन की सौगात मिलने जा रही है। इसका उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह राउत की ओर से शिलान्यास किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह राउत कालजीखाल क्षेत्र की जनता का भवन के लिए 30 नाली जमीन निःशुल्क देने का आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 साल के भीतर कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे क्षेत्र की जनता को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि यहां पर भविष्य में खेल मैदान और लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो कलजीखाल के सामान्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों ने लगभग 30 नाली जमीन डिग्री कॉलेज के लिए निःशुल्क दी है और अब लगभग 4.5 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। मैं अपने विधायक जी का, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुल गया है और लगभग 50 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। 1 वर्ष में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा और मैं कह सकता हूँ कि अब कलजीखाल के गरीब बच्चे अब कलजीखाल के डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे हम भविष्य में एक हॉस्टल भी बनाएंगे लड़कियों के लिए, खेल का मैदान भी बनाएंगे, पुस्तक और फर्नीचर भी पूरा जो है बच्चों को यहाँ पे देंगे। यहाँ पे दूर दराज की लड़कियाँ आती हैं और उन लड़कियों के लिए हम एक हॉस्टल भी बनाएंगे जैसे डिग्री कॉलेज बनके। तो फिलहाल अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।